हेलो फ्रेंड्स, आई एम हनी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक एग्रोनॉमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज पे, सुपर क्विज पे, यानी सस्य विज्ञान की एक महत्वपूर्ण क्विज पर अपने डिस्कस करेंगे। और आज की इस क्विज के अंदर अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि गेहूं में 2 सिंचाई ही उपलब्ध होती है तो सिंचाई कब करनी चाहिए? If 2 irrigation is available then should be apply which stage of wheat? यानी अगर आपके पास 2 ही इरिगेशन है तब आप कब इरिगेशन देंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है CRI और मिल्किंग स्टेज, यानी CRI की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल रूट इनिशिएशन, यानी जो चंदेरी जड़ निकलने की अवस्था है या क्राउन रूट इनिशिएशन है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। और दूसरी है मिल्किंग यानी दूधिया अवस्था। बी ऑप्शन है CRI तथा लेट टिलरिंग स्टेज, CRI और लेट टिलरिंग स्टेज। और सी ऑप्शन है CRI और लेट जॉइंटिंग स्टेज। और डी ऑप्शन है CRI और फ्लावरिंग स्टेज। देखो, वैसे तो जनरली गेहूं को 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, 6 इरिगेशन की नीड होती है। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही सिंचाई होती है तब तो आप कौन सी स्टेज पे करते हैं? CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, चंदेरी जड़ निकलते समय करनी चाहिए। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर आपके पास 2 सिंचाई है तब कब करेंगे? तो CRI पे तो करेंगे ही करेंगे। जनरली सोविंग के बुआई के 21 दिन बाद CRI स्टेज होती है, 21 डेज आफ्टर CRI स्टेज देखने को मिलती है। जो CRI स्टेज है उसकी जो खोज है वो BL भारद्वाज ने की थी। बट यहाँ 2 सिंचाई की बात हो रही है। तो देखो, अगर आपके पास 2 इरिगेशन होते हैं तब आप एक तो CRI स्टेज पे, एक फ्लावरिंग यानी पुष्प आते समय या फूल आते समय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगर आपके पास 2 सिंचाई अवेलेबल है तो गेहूं की कौन कौन सी वृद्धि की अवस्थाओं पर आप सिंचाई करेंगे? तो कौन सी अवस्थाओं पे करेंगे? एक तो CRI अवस्था पे और दूसरी फ्लावरिंग यानी फूल आते समय करेंगे। CRI तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है, मैंने आपको बताया था। बट आपके पास 2 है तब कौन कौन सी स्टेज पे करेंगे? CRI और फ्लावरिंग स्टेज पे करेंगे। देखो, अगर आपके पास एक सिंचाई होती है तब आप कौन सी स्टेज पे करते हैं? CRI। अगर आपके पास 2 सिंचाई अवेलेबल होती है तो कौन सी स्टेज पे करेंगे? एक तो CRI पे करेंगे और दूसरी फ्लावरिंग के यानी पुष्पन के समय करेंगे। उसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपके पास 3 सिंचाई है तब कौन कौन सी स्टेज पे करेंगे? मैंने बताया कि गेहूं में टोटल कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 6। यानी गेहूं में 6 क्रिटिकल स्टेज होती है, क्रांतिक अवस्थाएं। पहली बात, क्रांतिक अवस्था होती क्या है? देखो, फसल वृद्धि की वो अवस्थाएं अगर हम उन पर सिंचाई नहीं करते हैं तो उत्पादन पे भारी प्रभाव पड़ता है, यानी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो 1 है तब तो CRI स्टेज पे करोगे, 2 है तो CRI और फ्लावरिंग स्टेज पे करोगे। सपोज आपके पास इरिगेशन 3 है, 3 सिंचाई है, तब आप कौन कौन सी स्टेज पे करेंगे? देखो, एक तो करेंगे CRI स्टेज पे करेंगे और दूसरी लेट जॉइंटिंग स्टेज पे करेंगे। दूसरी कब करेंगे? लेट जॉइंटिंग स्टेज, जिसको आप बूटिंग स्टेज भी बोल देते हैं। और तीसरी मिल्किंग स्टेज पे करेंगे। CRI, दूसरी कौन सी है? लेट जॉइंटिंग या जिसको बूटिंग स्टेज बोलते हैं। और तीसरी अवस्था कौन सी होती है? तीसरी जो अवस्था होती है वो मिल्किंग अवस्था, जिसको हम दूधिया अवस्था बोल देते हैं, अगर 3 सिंचाई है तो। अगर आपके पास 4 सिंचाई है तब क्या करेंगे? CRI स्टेज पे तो करनी ही करनी है, लेट जॉइंटिंग पे करेंगे, फ्लावरिंग पे करेंगे और उसके अलावा आप मिल्किंग स्टेज पे करेंगे अगर 4 सिंचाई है तो। अगर आपके पास 5 सिंचाई है उस केस में आप क्या करेंगे? CRI स्टेज पे करेंगे, उसके अलावा आप लेट टिलरिंग स्टेज पे करेंगे, दूसरी, तीसरी लेट जॉइंटिंग स्टेज पे करेंगे, चौथी फ्लावरिंग स्टेज पे करेंगे और 5वीं मिल्किंग स्टेज पे करेंगे। और अगर आपके पास 6 की 6 सिंचाई उपलब्ध है तब आप पहली तो CRI स्टेज पे, दूसरी लेट टिलरिंग स्टेज पे, तीसरी लेट जॉइंटिंग स्टेज पे, चौथी फ्लावरिंग स्टेज पे, 5वीं मिल्किंग स्टेज पे और छठी है वो डब स्टेज पे करेंगे। तो ये 6 सिंचाइयों का मैंने लेखा जोखा आपको बता दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास 2 ही सिंचाई है तो आप उसको CRI और फ्लावरिंग यानी पुष्पन की अवस्था पर करेंगे। डी ऑप्शन राइट है। मैंने आपको बता दिया है CRI तो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस पे सिंचाई नहीं की तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और CRI जो स्टेज है उसकी खोज है वो BL भारद्वाज ने की थी। किसने की थी? BL भारद्वाज ने। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जौ के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होता है।
सुटेबल टेम्परेचर फॉर बार्ले सीड जर्मिनेशन, बार्ले सीड जर्मिनेशन के लिए जो उपयुक्त टेम्परेचर है वो कितना होगा। ए ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन है आपका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो के अंकुरण के लिए यानी जो बार्ले है उसके सीड जर्मिनेशन के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट है। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रत्ना किस्म है, रत्ना इज वेराइटी ऑफ, रत्ना किसकी वेराइटी है, रत्ना किसकी किस्म है। ए ऑप्शन है गेहूं की यानी व्हीट की, साथ साथ में मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी सूटेबल रहेगा। बी ऑप्शन है चावल यानी धान या फिर अपने क्या बोल दें पैडी। सी ऑप्शन है मक्का यानी मेज और डी ऑप्शन है वो है अपना जौ यानी बार्ले। तो देखिए जो रत्ना होती है वो जौ की किस्म है, किसकी किस्म है, जौ, बार्ले की किस्म है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट है। जैसा कि आप जानते हैं BL2 जिसको बिलाड़ा 2 भी बोलते हैं और उसके अलावा रत्ना, ये दो ऐसी किस्में हैं जिनको लवणीय सारीय मृदाओं में आसानी से लगाया जा सकता है। लवणीय सारीय मृदाओं के लिए बहुत ज़्यादा सहनशील होती है, सैलाइन एल्केलाइन सॉइल के लिए टॉलरेंट होती है। तो ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, जौ की कटाई के समय नमी की मात्रा होनी चाहिए। जब जौ की कटाई करते हैं उस समय दानों में नमी कितनी होनी चाहिए, कटाई के समय, हार्वेस्टिंग के टाइम। मैंने स्टोरेज नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ये ध्यान दीजिएगा। हार्वेस्टिंग के टाइम है वो ग्रेन्स में कितना मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट इन ग्रेन्स एट हार्वेस्टिंग स्टेज शुड बी, यानी हार्वेस्टिंग स्टेज पर ग्रेन में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे 10 से 12%, बी ऑप्शन है 14 से 16%, सी ऑप्शन है 16 से 18% और डी ऑप्शन है आपका 18 से 20%। तो देखो जिस समय आप बार्ले में हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं उस समय ग्रेन्स के लिए, दानों के लिए जो सुटेबल मॉइस्चर होता है वो कितना होता है, द ऑप्शन राइट है, यानी 18 से 20% होना चाहिए। ये आंसर आपका राइट होगा। ये हो गया अपने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वालिटी प्रोटीन मेज किसने विकसित किया था। क्वालिटी प्रोटीन मेज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे सुरिंदर वसल और उसके साथ है इवेंगलिना विलेजस। बी ऑप्शन है आपके पास सुरेंदर वसल और लूथर बर्बैंक। सी ऑप्शन है आपका कार्ल हेनरी क्लार्क और डी ऑप्शन है रेने डोमोंट। तो इनमें से किसने क्वालिटी प्रोटीन मेज है वो विकसित किया था। देखो क्वालिटी प्रोटीन मेज जो है वो विकसित किया था, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट है, सुरेंदर वसल और उनके साथी वेंगेलिना विलेजियस। इन्होंने 1990 के दशक के अंदर सीमेट मैक्सिको के अंदर क्वालिटी प्रोटीन मेज विकसित किया था। दोबारा नाम सुन लीजिए, सुरेंदर वसल और इवेंगलिना विलेजस ने डेवलप किया था क्वालिटी प्रोटीन मेज। 1990 के दशक में सीमेट मैक्सिको के अंदर डेवलप किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद रखिए। बाकी यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी वैज्ञानिकों का नाम दिया गया है सारे के सारे यहाँ पे एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के साइंटिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं। हमारा जो ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ऑनलाइन एग्रीकल्चर, जिसके लिए आप विजिट कर सकते हैं www.onlineagriculture.org या फिर आप अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर, जिस पर आपके सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर, टेस्ट, क्विज और सारे का सारा मटेरियल भी रहता है साथ में। उसके अलावा बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ पर रन की जा सकती है, रन होती है। और आप किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर को डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि
जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल है हमारे लिए, क्योंकि कोरोना का कहर चल रहा है और जो सेकंड लहर है वो पहली लहर से भी खतरनाक है। तो आप घर बैठे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और इस तैयारी को करते रहने के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो है वो आपको हर तरह का कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके लिए आप आज ही विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पियरल मिल्ट, यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पार्लियामेंट कहाँ, पियरल मिल्ट कहाँ पर स्थित है? पियरल मिल्ट यानी बाजरा, यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। जैसा कि आपको पता हो कि पहला ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट 1957 में मक्का में चलाया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है बाजरा का। तो बाजरा का जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1995 में, 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन है पुसा नई दिल्ली, बी ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान, सी ऑप्शन है हैदराबाद और डी ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका। तो देखिए ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पियरल मिल्ट यानी बाजरा का AICRP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर राजस्थान के अंदर, और ये स्टार्ट हुआ था अपना 1995 में, 1995 के अंदर। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्राइगा, जिसको आप विच वीड कहते हैं, रुखड़ी भी कहते हैं, जो ज्वार का परजीवी खरपतवार है, इसका कौन सा कुल है? स्ट्राइगा विच वीड यानी रूखड़ी, विच इज द पैरासाइट वीड ऑफ सोरगम आर बिलोंग टू फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जैसे आप जानते होंगे जो स्ट्राइगा है या फिर जिसको अपनी रूखड़ी बोलते हैं, विच वीड बोलते हैं, ये सेमी रूट पैरासाइट है। क्या है ये? सेमी रूट पैरासाइट है। तो इसका कुल कौन सा है? ए ऑप्शन है पोलीगोनियेसी, बी ऑप्शन है ओरेबैंकियेसी, सी ऑप्शन है स्केरोफुलिरियेसी और डी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, बी एंड सी बोथ लिखना था, बी एंड सी बोथ, है ना, क्योंकि हिंदी में बै वैस है दोनों दिया हुआ है। दोबारा से, स्ट्राइगा का जो फैमिली है, स्ट्राइगा का जो कुल है, स्ट्राइगा को हिंदी में रुखड़ी कहा जाता है। ये ज्वार के अंदर सेमी रूट पैरासाइट अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार है और ये कौन से कुल से बिलोंग करता है? ए ऑप्शन है पोलीगिनेसी, बी ऑप्शन है ओरेबैंकियेसी, सी ऑप्शन है स्केरोपुलिरियेसी और डी ऑप्शन है बै वैस है दोनों, यानी बी एंड सी बोथ। तो ये कौन से कुल से बिलोंग करता है? देखो ये जो बिलोंग करता है ओरेबैंकियेसी का ही दूसरा नाम है स्केरोपुलिरियेसी, यानी डी ऑप्शन राइट है। कुल कौन सा है? स्केरोपुलिरियेसी। स्केरोपुलिरियेसी का दूसरा नाम क्या है? ओरेबैंकियेसी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने चलें तो अगला क्वेश्चन है हरा सोना किस्म किसकी है? हरा सोना इज वेराइटी ऑफ, हरा सोना किसकी वेराइटी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन है रिजका यानी अल्फा अल्फा, बी ऑप्शन है फेन्योग्रीक यानी मेथी, सी ऑप्शन है सोरगम यानी ज्वार और डी ऑप्शन जो है वो है बरसीम, है ना। तो जो हरा सोना है वो वैरायटी किसकी है? हरा सोना जी सोरगम की वैरायटी है, सी ऑप्शन राइट होगा, यानी ज्वार की किस्म है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट अपने चलें, अगला जो क्वेश्चन है बकव्हीट का वैज्ञानिक नाम है। साइंटिफिक नेम वी कैन से बॉटनिकल नेम ऑफ बकव्हीट इज, ए ऑप्शन है फेगोपीरियम स्कूलेंटम, बी ऑप्शन है सोरगम हेल्पेंस, सी ऑप्शन है एमरेंथस विरिडिस और डी ऑप्शन है चिकोरियम इंटिबस। तो जो बकव्हीट है इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है? देखिए ये बकव्हीट है। आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिटिव है और जो गवर्नमेंट है वो इसको काफ़ी बढ़ावा दे रही है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही शानदार है। बाकी जो हम सीरियल्स खाते हैं उनसे कहीं बेहतरीन है और कहीं ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू रखने वाला होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम देखो, पहले तो हम इसको वीड ही मान रहे थे, आज भी वीड ही मान रहे हैं, बट इसका जो ग्रेन है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फेगोपीरियम स्कूलेंटम होता है, यानी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एरिकस हाइपोजिया कौन सी भाषा का शब्द है?
एरिकस हाइपोजिया बिलोंग टू विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का शब्द है, या फिर एरिकस हाइपोजिया वर्ड ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी भाषा से बना हुआ ये शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए लैटिन, बी ऑप्शन ग्रीक, सी ऑप्शन संस्कृत और डी ऑप्शन फ्रेंच। तो एरिकस हाइपोजिया, पहली बात तो आपको पता होगा एरिकस हाइपोजिया किसका नाम है, ग्राउंड नट मूंगफली यानी पीनट का है, जिसको अपने अर्थन नट या मंकी नट के नाम से भी जानते हैं। तो जो एरिकस हाइपोजिया है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट होगा। एरिकस का मतलब तो क्या होता है, एरिकस का मतलब होता है लेग्यूम, और हाइपोजिया का मतलब होता है बिलो ग्राउंड, यानी ऐसा लेग्यूम जो बिलो ग्राउंड यानी जिसका फ्रूट है वो ग्राउंड के नीचे देखने को मिलता है, उसी को एरिकस हाइपोजिया बोलते हैं। और ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है। तो आज की क्विज में बस इतना ही, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन है और हम इस क्विज को कंटिन्यू लेके चलेंगे। इतने दिन ऑफलाइन क्लासेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं हर दिन आपके लिए एक बड़ी ही शानदार और जानदार क्विज लेके आऊँगा। आज की क्विज में बस इतना ही। थैंक यू।